नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम आदर्श हिंदू होटल का 13वां भाग सुनाने जा रहे हैं। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अत्सी के पैसा देने की बात सुनकर हजारी को बहुत अचरज हुआ, तो उसने पूछा कि बेटी पहले यह बताओ कि तुम्हें किसने बताया। तब अत्सी ने बोला, आपको कसम है किसी को नहीं कहिएगा। टेम्पी ने कहा था कि बाबा की इच्छा है कि वह एक होटल खोले। मेरे बाबा से कर्ज के तौर पर रुपए मांगे थे, लेकिन बाबा रुपए नहीं दे सके। उनसे कहना ना कहना दोनों बराबर है। मैंने सोचा मेरे पास तो रुपए हैं, मैं काका बाबू को दे दूं तो उनका भला होगा। मेरे पास तो यूं ही पड़े हैं। आपका होटल निश्चय ही बहुत अच्छी तरह से चलेगा, आप बड़े आदमी हो जाएंगे। मैं टेम्पी को बहुत चाहती हूँ और मेरे मन से खुशी होगी इसमें। रुपये को संदूक में रखकर क्या फ़ायदा। नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा को बताए बिना मैं तुम्हारे रुपए नहीं ले सकता, हजारी बोला। सुनकर अत्सी उदास हो गई। हजारी के साथ उसने बहुत देर तक बचकानी बहस की और बाबा को बताए बिना रुपए लेने में क्या बुराई है। अंत में उसने कहा, ये रुपए अगर मैं टेम्पी को दे दूँ तो? वह भी नहीं दे सकती। बेटा तुम अभी बच्ची हो, रुपये देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर मुनाफे में से मुझे कुछ हिस्सा दे दीजिएगा। हजारी को हंसी आ गई। कुसुम, ग्वाला घर की बहू, अत्सी सभी एक ही बात कहती हैं। ये सभी महाजन बनकर रोजगार में रुपए लगाना चाहती हैं। मज़े की बात है। नहीं बेटा, यह नहीं हो सकता। तुम बड़ी हो, ससुराल जाओ, आशीर्वाद देता हूँ, राजरानी हो। तब अपने इस काका बाबू को जो जी चाहे दे देना। हजारी को मन हुआ कि टेम्पी को बुलाकर डांट दे। यह सब बातें उसने अत्सी के कहने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उसने अत्सी को जबान दी थी, इसलिए वह टेम्पी को कुछ ना कहा। अत्सी दुखी होकर चली गई। उस दिन ग्वालापाड़ा में घूमने गया तो उसको कुसुम के बाप से भेंट हो गई, जिससे पता चला कि कुसुम बहुत बीमार पड़ गई थी। अब इस बार वह संभल गई है। घर लौटते हुए हजारी ने सोचा कि राना घाट तो उसे जाना ही पड़ेगा। कुसुम की बीमारी की सुनकर वह चुप नहीं बैठा रह सकता। कल ही राना घाट जाएगा। रास्ते में अत्सी के पिता हरिचरण बाबू से मुलाकात हुई। वे उसे चाय पीने के लिए अपने यहाँ ले गए। हजारी को बैठक खाने में बिठाकर हरि बाबू ने कहा, बैठो, मैं अंदर से आ रहा हूँ, तब वे दोनों एक साथ चाय पिएंगे। हरि बाबू के अंदर जाने के बाद जरा देर अत्सी एक रकाबी में कई पूड़ियाँ, बैगन भाजा और थोड़ा सा गुड़ ले आई। टेबल पर हजारी के सामने रकाबी रखकर बोली, आप तब तक खाइए काका बाबू, फिर चाय लिए आती हूँ। हजारी ने कहा, पहले बाबू साहब को आ जाने दो। बाबा तो नाश्ता करेंगे नहीं, वे सिर्फ चाय पियेंगे। तब तक आप नाश्ता कर लीजिए, चाय उनके साथ ही दे दूंगी। इतना कहकर अत्सी गई नहीं, पासी में खड़ी रही। हजारी को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। अत्सी ने अचानक कहा, काका बाबू, क्या आप मुझे सवेरे की बात को लेकर नाराज हैं? हजारी ने कहा, नहीं बेटा, क्यों? तो सुनिए काका बाबू, मैंने बहुत सोचा, आप मेरे रुपए ले लेते तो बहुत अच्छा होता। जानते हैं, भैया के मरने के बाद मैं अक्सर ही सोचा करती हूँ कि भैया जीते रहते तो बाबा की जायदाद मुझे ना मिलती, लेकिन अब मिलेगी। भगवान जानते हैं काका बाबू, मैं जायदाद का एक भी पैसा नहीं चाहती। भैया जैसे चाहे इस्तेमाल करते, उड़ा पुड़ा देते या दान देते, लेकिन मेरे मन में यह बात ना आने पाए कि भैया के रहने पर यह जायदाद मैं ना पाती, भैया ही पाता। इसलिए मैं आपको वो रुपए देना चाहती हूँ। अगर मेरे हाथ में रहे तो मैं उसे उड़ा दूंगी। कहकर अत्सी की आंखों में आंसू छलछला आए। हजारी धीरज दिलाता सा बोला कि नहीं बेटी, ये सब बातें मत सोचो। अपने माँ बाप को तुम ही संभाल कर रखोगी, तुम ही उनका एकमात्र बंधन हो। तुम ऐसी हो जाओगी तो काम चलेगा। अच्छी बेटी। हजारी सचमुच अवाक हो गया। उसने सोचा, जरा सी लड़की, लेकिन इसका कितना मन ऊंचा है। बड़ा खानदान इसी को कहते हैं। यह क्या बेचू के होटल की पद्महरी है? हजारी ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे रुपए देने की झक तुम्हें क्यों सवार हुई है, बताओ तो। तुम औरत जात अगर अच्छी होती हो तो बहुत अच्छी, बुरी होती हो तो बहुत बुरी। तुम मेरा विश्वास करती हो बेटी? आप ही देखिए ना, करती नहीं होती तो क्या आपको रुपए देती अपने बाबा को बिना बताए? इसलिए तो बाबा को बताने पर भी वे देंगे नहीं। इधर मेरे रुपए पड़े हैं। अरे अगर आपके घर में तकलीफ़ है, आपका उससे भला होता है। आपको टेम्पी की शादी भी करनी है और फिर आपके रांधने की जितनी शोहरत है, आपका होटल बहुत चलेगा और 6 बरस के अंदर आप मेरे रुपए मुझे वापस कर दीजिएगा। अत्सी के हृदय का परिचय पाकर हजारी मुग्ध हो गया। बोला, अच्छा तुम देना रुपए, मैं ले लूँगा। मैं इसी महीने में होटल खोलूँगा। तुम्हारे मुंह से भगवान ने यह बात कही बेटी। तुम लोग निष्पाप बच्चियाँ हो। भगवान तुम ही लोगों के मुंह से बोलते हैं।
तो ठीक है, पक्की रही ना बात? पक्का है, कहता हूँ एक बार घूम फिर कर जगह देखा हूँ। कल सवेरे ही राना घाट जा रहा हूँ, हो सका तो राना घाट, नहीं तो गुआड़ी में जगह देखूंगा। तुम्हें खबर मिल जाएगी। मैं 2-4 दिनों में ही घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। अतसी ने कहा, बाबा की पूजा खत्म हो गई है, वे आ रहे हैं, आप बैठिए, मैं दोनों के लिए चाय ले आती हूँ। अतसी ने आगे बढ़कर हजारी को झुककर प्रणाम किया और फिर जरा देर भी न रुककर फौरन घर के अंदर चली गई। सवेरे उठकर वह राना घाट के लिए चल पड़ा। रेल बाजार में घुसते ही उसकी इच्छा हुई कि एक बार अपने पुराने काम की जगह को झांक कर देखता जाए। आज लगभग 5 महीने हुए उसने राना घाट छोड़ा था। दूर से ही बेचू चक्रवर्ती के होटल का साइन बोर्ड देखकर उसका मन उत्तेजना और कौतूहल से भर उठा। पिछले 6 वर्षों की जाने कितनी स्मृतियां टीन के छाजन वाले इस घर से जुड़ी हुई थी। होटल के गद्दी घर में घुसते ही वह पहले वाला ठाकुर बन गया। लगभग 10:30 बज गए थे। ग्राहकों का आना शुरू हो चुका था। पहले की ही तरह बेचू चक्रवर्ती गद्दी घर की चौकी पर कैश बॉक्स के सामने बैठे हुक्का पी रहे थे। हजारी ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, ओह हजारी ठाकुर, कैसे आजकल कहाँ हो? खूब मजे में हो ना? हजारी पलक मारते ही मानो फिर बेचू चक्रवर्ती के यहाँ नौकरी करने वाला रसोइया ब्राह्मण बन गया। जाने कहाँ से वैसा ही डर संकोच आ गया। वह पहले की तरह ही बोला, जी आपकी दया से एक तरह से जी रहा हूँ। तो आजकल कहाँ हो? जी गोपाल नगर में कुंडू बाबू के यहाँ। घर का काम करते हो? कितने दिनों से वहाँ? यही 4-1 महीने से हूँ बाबू। ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है? कितनी तनख्वाह देते होंगे? होटल की तरह तो गृहस्थ लोग नहीं दे देते होंगे। बेचू चक्रवर्ती की इस बात से हजारी में एक तरह का अलहदा सुर सुनाई पड़ा। आखिर मामला क्या है? बेचू चक्रवर्ती ने क्या फिर उसे अपने होटल में रखना चाहते हैं? उसके मन में कौतूहल जागा। बोला, ठीक कहते हैं बाबू, तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं है, गृहस्थ लोग कहाँ से ज़्यादा तनख्वाह देंगे। तब क्या हमारे यहाँ आए हो? जी हाँ बाबू, क्या सोच कर आए हो? रहोगे यहाँ? हजारी ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, अगर आपकी दया होगी तो ठीक है, रह जाओ, पुराने आदमी हो, अच्छा है, जाओ काम शुरू कर दो। कपड़े लत्ते लाए हो? नहीं बाबू, पहले कैसे ले आया था, वह सब गोपाल नगर में है। अगर आप नौकरी पे रखेंगे तो एक दिन ले आऊँगा। अच्छा, जाओ भीतर जाओ, रतन ठाकुर बीमार है, बंसी अकेला है, तुम इसी वक्त काम पे लग जाओ। इस महीने के इन कई दिनों टूटा खुदरा पैसा तुम पेशगी ले लेना। हजारी ने कृतज्ञता पूर्वक एक बार बेचू चक्रवर्ती को सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर मशीन के पुतले की तरह रसोई घर की ओर चला गया। बंशी ठाकुर सामने ही था। उसे देखकर बंशी अवाक हो गया। बाबू ने बुलाकर मुझे बहाल किया। अच्छे हो बंसी, तुम्हारा वह भांजा भी अच्छा है। अरे आओ आओ हजारी भैया, तुम्हारी चर्चा अक्सर हुआ करती है, खूब मजे में। इतने दिनों कहाँ थे? अरे देखिए में क्या चढ़ाया है, हटो कलछुल दो, अभी मछली नहीं हुई, शायद तुम जाकर मछली चढ़ा दो। तेल पहले ही जितना मिलता है या कुछ बड़ा है? बंशी ने कहा, इतने दिन बाद आए हो, जरा दम तो लो, ठहरो, अभी दाल में नमक नहीं पड़ा, डाल देना। फिर धीमे से बोला, क्या तुम्हें शौक से बहाल किया है? तुम्हारे चले जाने के बाद इधर होटल की बहुत बदनामी हुई थी। कलकत्ता वाले बाबुओं के 2-3 दल आए, उन्होंने ज्यों ही सुना तुम नहीं हो, वो यहाँ से चले गए और रेल होटल में खाएंगे बोल करके। हाट वाले बहुत से ग्राहक भी टूटकर जोधू बाबू के होटल में चले गए। बाबू ने तुम्हें क्या यूं ही बेहाल किया? जानते हो, जोधू बाबू के होटल वाले तुम्हें पावे तो अभी उठा के ले जाए। उन लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा था। बंशी के हाथ से चाय का प्याला लेकर हजारी पीने लगा और आंख मूंद कर बैठ गया। वह तो नौकरी करने के लिए राना घाट नहीं आया था, लेकिन अपनी पुरानी जगह पर पुराने वातावरण में आकर उसने समझ लिया कि इतने दिनों तक उसके मन में सुख नहीं था। यह बेचू चक्रवर्ती का होटल, चटाई से घिरा हुआ रसोई घर, पत्थर के कोयले का पहाड़, यह कलछुल सड़सी, यही उसका अति परिचित स्वर्ग है। इन सबको छोड़कर वह कहाँ जाएगा? बंसी के हाथ में प्याला वापस देकर खुशी खुशी बोला, मछली आ गई क्या? नहीं, बाजार अभी तक नहीं आया, सिर्फ मछली आई है। साग सब्जी के लिए गोबरा गया है। गोबरा नया नौकर है, अच्छा आदमी है। इसी समय 3रे दर्जे का टिकट लेकर 2 आदमी खाने वाले कमरे में आए। उन्हें देखते ही पुराने दिनों के अभ्यास के मुताबिक हजारी पुकार उठा, बैठिए बाबू, जगह बनी हुई है, खाना ले आता हूँ, बैठिए बैठिए। इतने सवेरे अभी मछली तो नहीं हुई, सिर्फ दाल और भुजिया है। वंशी, भात तो ले आना, दाल छौंक दूँ। लगभग 10 का हो रहा है। कृष्णनगर वाली गाड़ी आने का समय हो गया। आजकल स्टेशन से ग्राहक कौन लाता है? हजारी के देह मन को जैसे आज एक नई ताकत और उत्साह मिल गया। हजार हो, राना घाट शहर वाली जगह है, कितने आदमी जन हैं, गाड़ी घोड़ा, शोरगुल, भाग दौड़। एक बार यहाँ रहने के बाद कहीं और मन ही नहीं लगता। इसी समय एक काला सा छोकरा सिर पर तरकारियों का बोझा उठाए झुककर रसोई घर में घुसा और उसके पीछे पीछे पद्दो मेहरी भी आई।
पद्महरी बोलती हुई चली आ रही थी। बाप रे बाप, राना घाट के बाजार में तो बैगन खरीदने की हिम्मत ही नहीं है। 8 पैसे सेर का भाव, भला देश भर में कब किसने सुना है। जाने कहाँ से ठगों ने मिलकर बाजार में आग लगा रखी है। दरवाजे की चौखट पर पांव रखते ही थाली में भात परसते हजारी को सामने देखकर थमक कर खड़ी हो गई, जैसे उसे एक बारगी काट मार गया हो। और पद्महरी को देखते ही हजारी भी हक्का बक्का हो गया। उसका पुराना डर फिर से लौट आया और सूखी हंसी हंसकर बोलता, अरे पद्म दीदी, अच्छी तो हो। पद्म दीदी ने अचरज भाव का संभाल कर बंसी से कहा, बोझा उतार लो ठाकुर। यह वह सिर पर बोझा लिए मस्खरे की तरह खड़ा है। मछली हुई। उसके बाद हजारी की और हिकारत भरी नजरों से देखकर बोली, कब आए? आज ही आया हूँ पद्दो दीदी। इस वक्त यहाँ रहोगे? बंशी ठाकुर बोला, हजारी को तो बाबू ने बहाल किया है, वह यहाँ काम करेगा। अब पद्महरी ने बड़ी कड़वाहट से बोला, ठीक है। फिर वह रसोई घर में रुकी नहीं, बाहर चली गई। बंसी ने धीमे से कहा, पद्दो दीदी नाराज हो गई, अब बाबू के साथ उसकी ठनेगी। दोपहर भर पद्दो रसोई में दिखाई नहीं दी। हजारी का मन छटपटा रहा था कि कब काम खत्म करे और कुसुम से जाकर मिले। उसने देखा होटल में ग्राहक सचमुच कम हो गए हैं। पहले जहां 2:30 बजे से पहले काम खत्म नहीं होता था, आज 1 ही बजे बाहर के ग्राहक आना बंद हो गए। हजारी ने कहा, अरे बंसी, 3rd क्लास के तो कुल 30 ही हैं। पहले तो इस जून 70-75 होते थे। इतने ग्राहक गए कहाँ? आज तो फिर भी कुछ बड़े हैं, बंसी बोला। बीच में तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि ऐसे दिन गुजरे कि जब 3rd क्लास के 20 ही टिकट हुए। ज़्यादा लोग जोधू बाबू के होटल में चले जाते हैं। उनके यहाँ इस वक्त 100 से और उस वक्त 60-70 ग्राहक होते हैं। हाट के दिन और भी ज़्यादा होते हैं। और ग्राहक रहे भी कहाँ बताओ तो? ग्राहक के मांगने पर किसी दिन मछली की मूड़ी नहीं मिलेगी। जब भी मछली कटेगी तो मूड़ी पद्दो दीदी ले जाएगी। हम लोग कुछ कह नहीं सकते। ऊपर से आजकल पद्दो दीदी ने चोरी भी करनी शुरू कर दी है। सारी बातें बताऊंगा, पहले तुम खाना खा लो। होटल में खाना वाना निपटाकर हजारी बाहर निकला और मोड़ पर 1 पैसे की बीड़ी लेकर वह चूर्णी के किनारे अपनी चिर परिचित जगह पर बैठ गया। आज उसके मन में बहुत आनंद था कि चोर कहकर बदनामी करके जिन लोगों ने उन्हें निकाल दिया था, आज उन्हीं ने वापस अपनी नौकरी पर बहाल कर दिया है। किसी दिन गोपाल नगर जाकर कुंडू बाबुओं के यहाँ से अपने कपड़ों की पोटली ले आएगा। पिछले महीने की तनख्वाह बाकी दे दे तो अच्छा, ना दे तो फिर क्या किया जा सकता है।